हेलो एवरीवन, आज हम क्लास नाइन्थ का बायोलॉजी लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने परासरण और विसरण के बारे में तीन मुख्य बातें, तीन अवलोकन किया गया था, उसके बारे में पढ़ा था। तो उसके अलावा एक छोटी सी चीज़ पहले हम जान लेते हैं कि जो एक कोशिकीय या अलवड़ीय जो जलीय जो जीव होते हैं या अधिकांश जो पादप कोशिकाएं होती हैं वो परासरण द्वारा ही जल ग्रहण करते हैं। परासरण अब मैंने पिछले लेक्चर्स में बता दिया है, तो उसको नोट्स बनाया हो तो उसमें रिवाइज कर लो, या फिर जो लेक्चर बताए गए हैं उनको पीछे वाले लेक्चर्स देख लो। मैंने बताया था कि परासरण होता है कि एक बीच में अर्धपारगम झिल्ली होती है, उसके द्वारा दो विलयनों में जल के अणुओं का आदान प्रदान होता है, तो इसको हम परासरण कहते हैं। पौधों के जो जल पौधे के जो जड़ होते हैं उनसे जल का जो अवशोषण होता है वो भी परासरण का एक उदाहरण ही है। तो जो इसी प्रकार कोशिका के जीवन में जो विसरण होता है वो भी जल और गैसों के आदान प्रदान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मैंने पिछले मतलब 2-3 लेक्चर पहले, 4 लेक्चर पहले बताया था जो CO2 होता है कोशिका के अंदर कैसे विसरण के द्वारा ही CO2 और O2 का आदान प्रदान होता है। तो इसके अतिरिक्त जो कोशिका है वो बाहरी वातावरण से अपना पोषण भी विसरण के द्वारा ही ग्रहण करता है, और कोशिका से विभिन्न अणुओं के अंदर जाना तथा बाहर निकलना ये सब भी विसरण द्वारा ही होता है। और इन सभी प्रकार के जो परिवहन हो रहा है कोशिका के अंदर, इन सभी प्रकार की गति जो हो रही है उसको उसमें हम लोग को परिवहन में उसको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब हम देखेंगे किसी जो प्लाज्मा झिल्ली होती है उसकी संरचना क्या होती है। प्लाज्मा झिल्ली मतलब काफ़ी लचीली होती है, वो खींचने पे हल्की सी लचीली टाइप की होती है, बढ़ जाती है और चिपचिपी टाइप की होती है। तो और यह कार्बनिक अणुओं जैसे लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। लिपिड मतलब वसा और प्रोटीन से मिलकर प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। और प्लाज्मा झिल्ली माइक्रोस्कोपिक होती है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक, यानी हम इसको केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। सूक्ष्मदर्शी से भी बाद इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का निर्माण हुआ था, और इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा हम बहुत छोटी वस्तुओं को भी देख सकते हैं। तो अब देखेंगे कि जो कोशिका झिल्ली का लचीलापन होता है, ये एक कोशिकीय जीवों के भोजन ग्रहण करने में भी काफ़ी सहायक होता है। भोजन और कुछ अन्य पदार्थ जैसे या उत्सर्जन करने में, इन सब में भी काफ़ी सहायक होता है। इस क्रिया से भोजन ग्रहण करते हैं कोशिका झिल्ली की सहायता से, उसको एंडोसाइटोसिस कहते हैं, एंडोसाइटोसिस। तो अमीबा जो होता है वो इसी क्रिया द्वारा अपना भोजन ग्रहण करता है। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि ये अमीबा की संरचना ऐसे कुछ होती है, वो कोई निश्चित संरचना नहीं होती है। तो मान लो ये भोजन इसके करीब है, यही भोजन है, तो फिर ये धीरे धीरे उंगली जैसी संरचना बना के ऐसे ऐसे फिर अपने अंदर कर लेता है, फिर इसको अपने साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य में मिला लेता है इसको। तो इस क्रिया को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। इसी क्रिया के द्वारा अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है। तो अब एक क्वेश्चन हम देखते हैं कि जो प्लाज्मा झिल्ली है उसको हम वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं। वर्णात्मक पारगम मतलब बोले तो सेलेक्टिव होता है। तो कुछ ही पदार्थों को ही अंदर आने जाने देता है, कुछ पदार्थ, ये नहीं कि कोई भी अणु इसके अंदर चला जाए या कोई बाहर चला जाए, या कुछ चुनिंदा पदार्थों को ही अपने अंदर से बाहर आने जाने देता है। तो इसलिए इसको वर्णात्मक पारगम झिल्ली कहते हैं। अब CO2 किसी कोशिका के अंदर कैसे जाता है, तो CO2 विसरण के द्वारा जाता है। विसरण की क्रिया द्वारा CO2 कोशिका के अंदर जाता है, और CO2 को बाहर निकाला जाता है। कोशिका के जो जंतु कोशिका है उसमें CO2 को बाहर निकाला जाता है, और जो पादप कोशिका है इसको अंदर लिया जाता है CO2 को। तो ये सब विसरण की क्रिया द्वारा होता है। अब हम देखेंगे कोशिका भित्ति सेल वॉल, यानी सेल वॉल क्या होता है। कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती, यह केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। तो जो पौधों में होता है उसमें प्लाज्मा झिल्ली के साथ साथ दोनों यही
प्लाज्मा झिल्ली के साथ साथ कोशिका भित्ति भी होती है, जबकि जंतु कोशिका में केवल प्लाज्मा झिल्ली होती है, ये कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। अब जो पादप कोशिका भित्ति होती है सेलुलोज की बनी होती है। अब सेलुलोज क्या है? सेलुलोज एक कार्बोहाइड्रेट होता है, जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है, जो केवल पौधों में पाया जाता है। तो और इसका मनुष्य शरीर में पाचन नहीं होता है। सेलुलोज केवल कोशिका भित्ति, इसकी पादप कोशिका की कोशिका भित्ति में पाई जाती है। तो यही जो सेलुलोज होती है और कोशिका जो जिससे मिलकर कोशिका भित्ति बनी है, यही कोशिका पादप की कोशिका को एक दृढ़ता प्रदान करता है, मजबूती प्रदान करता है। और जब किसी पादप कोशिका में परासरण के द्वारा जो जल है वो बाहर निकल जाता है, यानी परासरण द्वारा उसको जल की हानि हो जाती है, तो कोशिका झिल्ली के अंदर भी जितने पदार्थ होते हैं वो सब संकुचित हो जाते हैं। यानी कोशिका झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव्य पाया जाता है, और कोशिका द्रव्य में से अगर पानी को निकाल दिया जाए तो फिर कोशिका द्रव्य के जितने कोशिका झिल्ली के अंदर के पदार्थ हैं सब संकुचित यानी सिकुड़ जाएंगे, छोटे कम हो जाएंगे। और जो ये घटना हो रही है इसको जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं, यानी संकुचन, जीव द्रव्य का सिकुड़न होता है, तो इनको जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि एक प्रयोग के द्वारा ये सिद्ध किया गया है कि केवल जीवित कोशिकाओं में परासरण द्वारा जल की अवशोषण की क्षमता होती है, ना कि मृत कोशिकाएं। अगर कोई जीवित कोशिका है, मतलब जिसमें क्रिया हो रही है, कार्य चल रहा है, जिसमें जो जीवित है वही परासरण की क्रिया कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं, एक रियो नाम का पौधा होता है, उसी की पत्ती पे ये प्रयोग करके सिद्ध किया गया था, तो कि जो जीवित कोशिका है किसी पादप की, उसी में ही परासरण हो सकता है, ना कि मृत कोशिकाओं में होता है। अब एक चीज़ और हम देखेंगे, जो कोशिका भित्ति होती है वह किसी पादप कवक या बैक्टीरिया को जो बाहरी विलयन के अपेक्षाकृत कम विलयन में इसके कम विलयन में बनाए रखता है, जिससे कि जो कोशिका है वो फटे ना। अब कोशिका कैसे फट सकती है? अगर जैसे बाह्य विलयन की अपेक्षा ये ज़्यादा सांद्र अंदर का हो जाएगा तो अंदर से जल के अणु जो निकल के चले जाएंगे, तो फिर मतलब अंदर जब सांद्र हो जाएगा तो बाहर से जल के अणु अंदर आने लगेंगे, जिससे कोशिका में जल ज़्यादा इकट्ठा होने लगेगा। और जब जल ज़्यादा इकट्ठा होने लगेगा तो जो जल है वो कोशिका की बाहरी दीवारों पर अधिक दबाव लगाएगा। तो जब अधिक दबाव लगेगा उस पर, तो फिर कोशिका के फटने की संभावना बढ़ जाती है। तो इस प्रकार जब कोशिका भित्ति जो होती है वो कोशिका को दृढ़ता, पादप कोशिका को मजबूती प्रदान करती है, यानी जल का दबाव होता है उसको आराम से ये सह लेता है, तो जो कि जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। इस प्रकार अगर किसी माध्यम में परिवर्तन हो रहा है, यानी किसी पादप कोशिका को अगर हम किसी विलयन में रख रहे हैं, किसी सांद्र विलयन में रख रहे हैं या फिर तनु विलयन में रख रहे हैं, तो जंतु कोशिका की अपेक्षा जो पादप कोशिका है वो ज़्यादा अपने आप को सर्वाइव कर सकती है, यानी ज़्यादा चेंजेज को सहन कर सकती है। तो ये आज हमने कोशिका भित्ति के बारे में जान लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम केंद्रक के बारे में जानेंगे। तो अब इतना, आज प्लाज्मा झिल्ली की संरचना क्या है इसको हमने जान लिया। उसके बाद फिर कोशिका भित्ति क्या है इसको हमने जान लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग केंद्रक के बारे में पढ़ेंगे, केंद्रक क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।